कौन सा है? चलो स्टार्ट करते हैं। कल क्या क्या किया अपन ने? एरर हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग किया।
हॉइस्टिंग देखा अपन ने, यूज ट्रिक देखा अपन ने। हॉइस्टिंग और यूज ट्रिक ये दोनों भी इंटरव्यू क्वेश्चंस में से आते हैं। एरर हैंडलिंग में क्या क्या है? और और ट्राई, कैच और फाइनली। ट्राई में ऐसा कोड जो तुम लोगों को लग रहा है द कोड दैट इज गोना गेट एरर आउट, या फिर एरर थ्रो करने वाला है। और थ्रो कीवर्ड, थ्रो कीवर्ड से क्या होता है, जैसा रिटर्न रहता है, जैसा ब्रेक रहता है, वैसी थ्रो कीवर्ड रहता है। थ्रो कीवर्ड से एरर तुम थ्रो, खुद का एरर थ्रो कर सकते हो, कस्टम एरर थ्रो कर सकते हो। और हम लोग ने थ्रो न्यू एरर बोल के किया। अगर न्यू एरर बोल के एक ऑब्जेक्ट यूज करते हो तुम लोग, तो उसमें नेम और मैसेज बोल के दो कीज मिलती है तुमको, दो प्रॉपर्टी मिलती है तुमको। वो प्रॉपर्टी का यूज करके तुम वो एरर का नाम क्या है और वो एरर का मैसेज क्या है, ये तुम लोग को समझ सकता है कि वो टाइप एरर है, क्या वो सिंटैक्स एरर है, या वो या वो जो भी है, टाइप एरर है, सिंटैक्स एरर है, रेफरेंस एरर है। तो ये सब हम लोग थ्रो, थ्रो कीवर्ड भी देखा हमने, ट्राई, कैच और फाइनली भी देखा हमने। थ्रो स्टेटमेंट डिफाइंस अ कस्टम एरर। अगर तुमको कोई भी कस्टम एरर थ्रो करना है तो तुम लोग थ्रो कीवर्ड से करोगे। थ्रो कीवर्ड में भी तुम लोग न्यू एरर ऑब्जेक्ट बना सकते हो। कल मैंने न्यू एरर ऑब्जेक्ट वगैरह ये वो सब तुम लोगों को डिटेल में बताया। फिर हम लोग ने स्कोप देखा, ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप। होइस्टिंग देखा, होइस्टिंग से क्या होता है, होइस्टिंग से क्या होता है, इट इज अ जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग द डिक्लेरेशंस टू द टॉप। डिक्लेरेशंस को टॉप पर लेकर चले जाते हैं। होइस्टिंग is the JavaScript's default behavior to move the declarations to the top. फिर आपने स्ट्रिक मोड देखा। स्ट्रिक मोड बोले तो यूज स्ट्रिक से यूज करते हैं हम लोग, ये स्ट्रिक मोड में चले जाती है जावास्क्रिप्ट। स्ट्रिक मोड में जो होइस्टिंग या फिर वो लेट को नीचे डिक्लेयर कर रहे, ऊपर यूज कर रहे, इनिशियलाइजेशन का एरर देता है। ये सब बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरव्यू में पूछता है, उनको समझ में आना चाहिए। डायरेक्ट हॉइस्टिंग नहीं पूछ लेता, घुमा के पूछते हैं इंटरव्यूअर, कोड देते हैं और पता भी नहीं चलता है, और तुमको समझ में आना चाहिए कि वो हॉइस्टिंग का कंसेप्ट है। दिस कीवर्ड, आज हम लोग दिस कीवर्ड देखेंगे। दिस कीवर्ड जो होता है, this keyword generally, this keyword refers to an object, मतलब this keyword generally refers to an object। ये जो this keyword है इन जावास्क्रिप्ट, द दिस कीवर्ड रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट। मैंने दिस कीवर्ड शायद तुम लोगों को जब ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे थे तब हम लोग ने ये फुल नेम बोलकर एक फंक्शन बनाया था। फुल नेम बोलकर एक फंक्शन बनाया था, वो फंक्शन को हम लोग ने यही ऑब्जेक्ट का, अगर इसी ऑब्जेक्ट का तुमको प्रॉपर्टी यूज करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, दिस डॉट फर्स्ट नेम। अब क्योंकि हम लोग इसी ऑब्जेक्ट के अंदर इसी की प्रॉपर्टी यूज करना है, तब हम लोग दिस, तो दिस रेफर्स टू द
ऑब्जेक्ट, मतलब अभी जनरली अगर 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 अपन ये दिस नहीं करते थे तो अपने को क्या करना पड़ता था, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम लिखते थे, बट पर्सन अभी तक डिक्लेयर ही नहीं हुआ क्योंकि हम लोग पर्सन के अंदर ही है अभी, बराबर। तो अगर पर्सन के अंदर ही है तुम, और तुमको अंदर रहते हुए ही तुमको पर्सन ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक्सेस करना है, तो हम लोग तब क्या यूज करेंगे, दिस कीवर्ड यूज करेंगे। दिस कीवर्ड रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी वैसे कौन से कीवर्ड रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, विच ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन हाउ दिस इज बीन इन्वोक्ड, मतलब दिस कैसे उसको कॉल किया गया है उसके ऊपर ये दिस कीवर्ड की वैल्यू वैल्यू डिपेंड करेंगी। This keyword refers to different object depending upon how it is used. In an object method, this refers to an object. Alone, this refers to a global object. In function, this refers to a global object. In a function, in a strict mode, this is undefined. In an event, this refers to the element that precedes the event. Methods like call, apply, and bind can refer this to any object. This is not a variable, it is a keyword. You cannot change the value of this. This की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू चेंज करना बोले तो उसको असाइन नहीं कर सकते, कुछ भी उसको कुछ भी असाइन नहीं कर सकते. इट इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज अ कीवर्ड. इट इज अ keyword in JavaScript. It is not a variable, it is a keyword in JavaScript. आज डेट 26 चल रहा है. जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके हैं. किसी को कोई भी डाउट है प्रैक्टिस करते टाइम पर, मैंने तुम लोगों को प्रैक्टिस करने को बोला है अलग अलग जगह से, हैकर रैंक से करो या फिर जो ऑलरेडी हुआ उसकी प्रैक्टिस करो, थ्योरी याद करो. थ्योरी याद करना बहुत जरूरी है. हम लोग एंडिंग पे आ रहे हो और अगर तुम अभी भी स्टार्टिंग पे आ रहे हो तो तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, तुमने डेली प्रैक्टिस नहीं की है. अभी भी टाइम नहीं गया है, 4-5 घंटे रोज बैठो. तो कुछ होगा. तो दिस कीवर्ड के अलग अलग सिनेरियोज है.
अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसा कि ये पर्सन, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन के अंदर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, एज है, और मैंने एक फंक्शन भी हो सकता है। अब फंक्शन का नाम है फुल नेम, फंक्शन का नाम है फुल नेम। ये फुल नेम क्या है? एक फंक्शन है, और एक फंक्शन है, और ये एक फंक्शन जो है, ये इसको नाम देने की जरूरत नहीं है, अनोनिमस फंक्शन है। और ये फंक्शन के अंदर अगर हम लोग लॉग करेंगे, दिस कीवर्ड को हम लोग लॉग करेंगे, दिस कीवर्ड को हम लोग लॉग करेंगे, तो ये फंक्शन के, तो ये जो दिस है, दिस रेफर्स टू अ पर्सन, पर्सन को रेफर करेगा, पर्सन ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। मतलब दिस कीवर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, दिस कीवर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, दिस कीवर्ड इन अ ऑब्जेक्ट, this keyword refers to the object, this refer तो इन एन ऑब्जेक्ट मेथड, ऑब्जेक्ट के मेथड के अंदर, इन एन ऑब्जेक्ट मेथड मतलब ये जो है फुल नेम, ये क्या है? ये क्या है? मेथड है, ऑब्जेक्ट की मेथड है। मेथड बोलो या फंक्शन बोलो, जनरली अपन जब ऑब्जेक्ट के अंदर बोलते थे, जैसे अपन ने कार क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट है, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है बोला था अपन ने, कार के, कार का नाम, कार का मॉडल, कार का कलर, ये क्या हो गए? प्रॉपर्टीज हो गए। और मेथड्स क्या बोले थे अपन ने कार के? ब्रेक करना, स्टार्ट करना, स्टॉप करना। वैसे पर्सन ये है, पर्सन के जो प्रॉपर्टीज है, ये एफ नेम है, एल नेम है, लास्ट नेम है, एज है, ये क्या है? पर्सन के प्रॉपर्टीज है। और ये फुल नेम क्या है? पर्सन का मेथड है। ये मेथड को हम लोग एक अनोनिमस फंक्शन, फंक्शन विदाउट अ नेम, ये बिना नाम का फंक्शन है, भले ही उसका नाम, उसका पहले ही नाम दे दिया हमने, इस तरीके से भी लिख सकते हैं फंक्शन। तो ये मतलब अगर इन एन ऑब्जेक्ट मेथड, मतलब ऑब्जेक्ट के मेथड में, तो ऑब्जेक्ट की मेथड कौन सी है? ये फुल नेम, ये पर्सन ऑब्जेक्ट की मेथड है, फुल नेम, ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट की नंबर है। दिस रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, मतलब ये जो दिस कीवर्ड है, ये ऑब्जेक्ट इटसेल्फ रेफर करेगा। मतलब मैं यहाँ पे दिस डॉट, देखो दिस डॉट जैसे लिखा, मेरे को एज, एफ नेम और एल नेम और फुल नेम, उसकी प्रॉपर्टीज मिल गई। तो दिस रेफर्स टू द, this refers to the, this refers to the object itself, this refers to the object itself। इसमें, इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर अगर अपन दिस यूज कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चालू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा ऑब्जेक्ट बनाना मेरा। अगर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर रहा हूं, तो दिस रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये दिस के कॉन्सेप्ट पहले तो कोई बताता नहीं है, और बताता भी है तो इस सबको हार्ड लगता है ये। मैं इसीलिए दो दो तीन तीन बार बता रहा हूं तुम लोगों को। दिस कीवर्ड रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। और इंटरव्यू में भी अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न क्या कर रहा हूँ मैं? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये दोनों का कॉन्कैटिनेशन करके मैं फुल नेम बोल के रिटर्न कर रहा हूँ। तो इसको जब मैं कॉल करूंगा यहाँ से, जब मैं कॉल करूंगा इसको यहाँ पे, द फुल नेम इज, कैसे कॉल करते हैं इसको फुल नेम को? पर्सन, 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 पर्सन डॉट फुल नेम, डॉट फुल नेम। और क्योंकि ये मेथड कॉल करना है, इसीलिए इसको इन्वोक करना पड़ेगा, इसीलिए इसको इन्वोक करना पड़ेगा या कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए ये उसके पैरामीटर्स में देना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर दिस कीवर्ड यूज किया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दिस कीवर्ड रेफर्स टू द, दिस कीवर्ड रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ।
ये देखो दिस कीवर्ड अजहर शेख ऊपर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और बाहर द फुल नेम इज ऑन लाइन नंबर 23 मेरे को अजहर शेख बोल के ये फुल नेम जैसी कॉल किया, मुझे पूरा नाम मिला। ठीक है, तो इस तरीके से दिस कीवर्ड इन एन ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। This alone, matlab when used alone, this refers to the global object because this is the running in running is in running in the global scope in the browser window. It will give you the window object। मतलब अभी अगर मैंने यहाँ पर ये स्क्रिप्ट के अंदर उसके बाहर console.log मतलब इसके बाहर मैंने ये this कीवर्ड को यूज किया। मैंने क्या किया, var x is equals to this करा, ठीक है, और ये this को ये x को मैंने log किया। तो ये ग्लोबल स्कोप है, इन ग्लोबल स्कोप this की वैल्यू क्या है, ऊपर क्या है this की वैल्यू, दिस की जगह x भी प्रिंट कर सकते हो तुम या दिस भी प्रिंट कर सकते हो डायरेक्टली। तो इन ग्लोबल स्कोप दिस कीवर्ड रेफर्स टू द विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो का पूरा ऑब्जेक्ट है लेता वो क्या करता, विंडो का ऑब्जेक्ट मतलब पूरा ये ब्राउजर का ऑब्जेक्ट ये दिस के अंदर आ जाता है। इन द ग्लोबल स्कोप दिस कीवर्ड रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट को हम लोग रेफर करते हैं इन ग्लोबल स्कोप। मैंने देखो ये ग्लोबल स्कोप में तुमको दिख रहा है क्या, ये बंद कर दो ना। तो दिस कीवर्ड अगर मैंने ये दिस कीवर्ड को एक वेरिएबल में असाइन किया या डायरेक्टली मैंने यहाँ पे दिस कीवर्ड को कंसोल किया, तो मैं ये ग्लोबल स्कोप के अंदर कर रहा हूँ। मतलब ये जो बाहर लिख रहा हूँ मैं इसको सबसे बाहर स्क्रिप्ट टैग के अंदर डायरेक्टली, तो दिस विल रेफर टू द विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। दिस अलोन व्हेन यूज्ड इन द ग्लोबल ऑब्जेक्ट will return you a window object. In strict mode, this will also refer to the global object. अगर मैंने ये use strict के साथ भी अगर इसको यूज किया, use strict के साथ भी अगर हमने यूज किया तो भी वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा, तो भी वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा। बाहर का इफ स्टेटमेंट ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा। This in a function default is a global scope। मतलब फंक्शन के अंदर भी दिस कीवर्ड भी क्या करेगा, ग्लोबल स्कोप में ही रहेगा। फंक्शन के अंदर भी दिस कीवर्ड क्या होगा, दिस कीवर्ड इन अ फंक्शन इज आल्सो विद द, अगर मैंने एक फंक्शन लिखा माय फंक्शन बोल के और वो फंक्शन के अंदर हमने दिस कीवर्ड यूज किया, तो इसको भी कहाँ मिलेगा, जैसे मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ, रिटर्न दिस कर दे रहा हूँ और मैं ये फंक्शन को कांस्टेंट रिटर्न वैल्यू इज इक्वल्स टू माय फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो ये रिटर्न वैल्यू के अंदर क्या आएगा, रिटर्न वैल्यू के अंदर भी क्या आएगा, विंडो ऑब्जेक्ट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग रिटर्न पूरा दिस इज कर दे रहे हैं और दिस के अंदर क्या है, विंडो ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल स्कोप है। अभी भी फंक्शन के अंदर भी यूज कर रहे हैं तो भी, क्योंकि अगर तुमने बाहर ही यूज करो या अंदर यूज करो, ये फंक्शन के स्कोप के अंदर ही है। और ये फंक्शन के स्कोप के अंदर दिस कीवर्ड जो है इट इज ऑलवेज अ ग्लोबल स्कोप, दिस इज ऑलवेज अ ग्लोबल स्कोप में ही आता है और उन्हें विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। In function in the use strict mode,
इट इज अनडिफाइंड। अगर मैं इसको यूज स्ट्रिक मोड में रहूं, अच्छा अपन ऑलरेडी यूज स्ट्रिक मोड में है, अगर यूज स्ट्रिक मोड में है तो ये क्या मिलेगा मेरे को, फंक्शन के अंदर यूज स्ट्रिक मोड में रहा तो क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा, विंडो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर यूज स्ट्रिक नहीं रहता है यहाँ पे तो फंक्शन के अंदर भी क्या मिलेगा उसको, दिस, हाँ, विंडो ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, विंडो ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। विंडो ऑब्जेक्ट बोले तो, विंडो ऑब्जेक्ट बोले तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ये, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ये, विंडो ऑब्जेक्ट या ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको। ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से याद करो, दिस कीवर्ड इन एन इवेंट हैंडलर लाइक जावास्क्रिप्ट के ऑन क्लिक के अंदर वगैरह यूज करते हैं तो उसको पूरा एलिमेंट मिल जाता है वहां पे। क्या मिलता, क्या मिलता है, पूरा एलिमेंट मिलता है उसको, और वो एलिमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी उन्हें एक्सेस कर सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी, लाइक इनर एचटीएमएल हो गया, उसका स्टाइल अगर तुमको चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है वो पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो तुम लोग दिस कीवर्ड से उसका, दिस बोले तो खुद का स्टाइल चेंज कर सकते हो, खुद के एलिमेंट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, खुद का पर्सन ऑब्जेक्ट की वैल्यू, जैसा कि अपन ने पर्सन वैल्यू देखा वैसी ही ये। अभी देखो उसने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे उसने क्या किया, एक बटन लिया, चेक देखो ये क्या कर रहे थे तुम लोग, हाँ, द जावास्क्रिप्ट दिस कीवर्ड, अगर मैंने बटन के ऊपर लिया, बटन के ऊपर लिया मतलब बटन बोले तो क्या है ये, हाँ, बटन एट्रीब्यूट है क्या, बटन टैग है, और ये बटन स्टार्टिंग और एंडिंग तक क्या है, एलिमेंट है, बराबर, ये पूरा एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है, ये बटन चालू करना और बटन एंड तक ये पूरा एक एलिमेंट है, एलिमेंट है। अब इसके मैंने ऑन क्लिक इवेंट पे मैंने क्या किया, दिस डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू नन कर दिया, मतलब दिस कीवर्ड ये पूरा एलिमेंट को रेफर कर रहा है, यहाँ पे क्या रेफर कर रहा, एलिमेंट को, मतलब ये बटन एलिमेंट को रेफर कर रहा, तो बटन के स्टाइल के डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन कर दो, नन कर दो बोले तो सब गायब कर दो, तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या होगा, बटन गायब हो जाएगा, बटन गायब हो जाएगा, उसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन हो जाएगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन हो जाएगा। तो ये सिर्फ बटन के ऊपर हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने दिस डॉट स्टाइल डॉट, अगर उन्होंने मतलब नहीं लिखता था तो उसको क्या करना पड़ता था, ये बटन की एक आईडी लेना पड़ता था, फिर वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर वो आईडी का नाम देना पड़ता था, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू नन लिखना पड़ता था, बराबर, अगर नहीं करना होता था तो, अगर, तो उतना क्यों लिखना, जब तुम्हारे पास दिस कीवर्ड है, दिस कीवर्ड रेफर्स टू द एलिमेंट इटसेल्फ, वो बटन एलिमेंट को रेफर करता है, और मैं क्या बोल रहा हूं, ये बटन एलिमेंट के स्टाइल डॉट डिस्प्ले को नन कर दो इसके क्लिक के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो मेरा उसका डिस्प्ले जो है, बटन का डिस्प्ले नन हो जा रहा है और वो वहां से चला जा रहा है। सो इन केस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के केस में तो दिस कीवर्ड एक ही कीवर्ड है ये, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ये अलग अलग सिनेरियो में बदलती है, इसकी वैल्यू जो है अलग अलग सिनेरियो में बदलती है। अगर तुम ऑब्जेक्ट के अंदर हो तो ऑब्जेक्ट, खुद को ऑब्जेक्ट के अंदर हो तुम तो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, उन्हें अगर ग्लोबल स्कोप के अंदर है तो उन्हें विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, अगर दिस कीवर्ड फंक्शन के अंदर है तो भी उन्हें विंडो ऑब्जेक्ट को करता है, लेकिन अगर दिस कीवर्ड फंक्शन के अंदर है लेकिन यूज स्ट्रिक्ट ऑन है तो दिस कीवर्ड अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। और दिस कीवर्ड अगर मैं एक एलिमेंट के अंदर यूज करूं या एक इवेंट हैंडलर के अंदर यूज करूं या एक एचटीएमएल इवेंट के अंदर यूज करूं तो वो खुद एक एलिमेंट को पॉइंट करता है, वो खुद के एलिमेंट को पॉइंट करता है। ऑब्जेक्ट मेथड बाइंडिंग में भी यूज होता है ये, ठीक है, ये तो खैर ये जैसा कि अपन ने ऑब्जेक्ट के मेथड के अंदर भी यूज होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन बाइंडिंग, द कॉल और अप्लाई मेथड्स आर प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट मेथड, they both be used to call an object method with another method as an argument। ठीक है ना, ये इसका
अभी ये देखो कॉल, ये कॉल मेथड क्या कर रहा है, दो ऑब्जेक्ट को बाइंड कर दे रहा है। एक ऑब्जेक्ट है मेरा फर्स्ट पर्सन वन, दूसरा है पर्सन टू। पर्सन वन के अंदर मैंने फुल नेम लिखा और पर्सन टू के अंदर मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। मैंने क्या करा, पर्सन वन का फुल नेम कॉल करा, बट मैंने उसको पर्सन टू का दिस ऑब्जेक्ट दिया। तो कॉल जो इनबिल्ड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, उसके थ्रू मैंने पर्सन ऑब्जेक्ट, मतलब इसको, ये दिस किसको रेफर करना है वो उसको बताने के लिए मैंने कॉल मेथड यूज किया। फंक्शन बोरोइंग, मतलब जैसा कि अभी यहाँ पे फुल नेम जो है, ये जो फुल नेम है ये पर्सन का फंक्शन है, बट मैंने उसको ये मेंबर को बाइंड कर दिया। तो ये पर्सन डॉट फुल नेम कॉल होता है, बट वो कॉल होता है ये मेंबर्स लेके, मतलब इसके फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेके। और ये दिस कीवर्ड अब ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेता है। तो ये बाइंड और कॉल मेथड से थोड़ा दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुम लोगों को कम्युनिकेशन करना है, या इसका फर्स्ट नेम यूज करना है या उसका फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी यूज करना है, उसको 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 क्या बोलेंगे, ये बाइंड और कॉल मेथड बोलेंगे। तो दो चीजों को ज्वाइन करना है, दो ऑब्जेक्ट्स वगैरह को ज्वाइन करना है, या दो ऑब्जेक्ट के इंटरडिपेंडेंट मेथड तुमको अगर यूज करना है, तो हम लोग कॉल और बाइंड मेथड यूज करते हैं। तो in object method this refers to the object itself alone। this मतलब अगर तुमने ग्लोबली this लिए तो उसको ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट मिलता है। in a function also this refers to the global object, but in a function with strict mode this object is undefined मिलता है। इन एन इवेंट मतलब ऑन क्लिक इवेंट वगैरह अगर एक HTML के अंदर डाल रहे हैं अपन, तो दिस रेफर्स टू द एलिमेंट इटसेल्फ, मतलब पूरा एलिमेंट को रेफर करता है। डॉट इनर HTML चेंज कर सकते हो तुम, दिस डॉट इनर HTML चेंज कर सकते हो तुम, दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो तुम। ऐसा तुम कुछ भी दिस का यूज करके ऑन क्लिक इवेंट पे तुम लोग चीजें चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है ये दिस का एप्लीकेशंस। तो दिस कीवर्ड अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू होल्ड करता है और अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग तरीके से काम करता है। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? कॉल अप्लाई और बाइंड, ये ना दो ऑब्जेक्ट के साथ जब एक्सप्लिसिट फंक्शन बाइंडिंग बोलते हैं इसको। कॉल एंड अप्लाई मेथड्स आर प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट मेथड, दे कैन बोथ बी यूज्ड टू कॉल एन ऑब्जेक्ट मेथड विथ अनदर मेथड एज एन आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या करते हैं इसको, दो दो ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, जैसे कि यहाँ पे इन्हें दो ऑब्जेक्ट लिया, एक पर्सन वन ऑब्जेक्ट है और एक पर्सन टू ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पर्सन वन डॉट फुल नेम, अभी पर्सन वन का डॉट फुल नेम कॉल कर रहा मैं यहाँ पे। तो मैं कॉल कॉल करो, लेकिन पर्सन टू को के साथ कॉल करो, पर्सन टू का भी रेफरेंस दिया मैंने उसको। तो उन्हें क्या करेंगे, अभी पर्सन वन ऑटोमेटिकली यहाँ पे फर्स्ट नेम तो पर्सन वन के पास है क्या, फर्स्ट नेम पर्सन वन के पास है क्या, लास्ट नेम पर्सन वन के पास है क्या। तो कॉल मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल मेथड का के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, फुल नेम पर्सन वन का कॉल कर रहे हैं, बट हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, पर्सन ऑब्जेक्ट उसको एज अ आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कॉल मेथड के साथ। डॉट कॉल बोल के बोल रहे हैं, कॉल बोले तो उसको कॉलिंग करना, बट कॉल करने के साथ साथ हम उसको कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट भी दे रहे हो कॉलिंग करते हैं टाइम पे। और वो आर्ग्यूमेंट पर्सन टू ले रहा है उन्हें, और पर्सन टू जैसी लिया उन्हें तो उसको यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फुल नेम कॉल करूं, डायरेक्टली कॉल करूं, अगर मैं फुल नेम डायरेक्टली कॉल करूं तो कुछ मिलेगा क्या मेरे को। अगर मैं फुल नेम मैं बोलता हूँ, फुल नेम ऐसा मैं डायरेक्टली कॉल कर देता हूँ पर्सन वन डॉट फुल नेम, क्या मिलेगा मेरे को।
अनडिफाइंड अनडिफाइंड मिलेगा। क्यों अनडिफाइंड मिलेगा? पर्सन वन में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ही नहीं, और अगर तुमको उसको देना है तो तुम विद द हेल्प ऑफ डॉट कॉल लिख के तुम यहाँ पे पर्सन टू दे सकते हो। मतलब पर्सन वन के अंदर पर्सन टू एज अ आर्ग्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ कॉल मेथड तुम दे सकते हो। तो हम लोगों को क्या होगा कि पर्सन वन के अंदर पर्सन टू का डिटेल्स मिलेंगी विद द हेल्प ऑफ कॉल। तो कॉल मेथड जो होता है वो जनरली call method you can write a method that can be used on different object। अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर यूज करने के लिए हम लोग कॉल मेथड यूज कर सकते हैं। वेरी उल्टा। अभी देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट बोले तो क्या, अभी देखो मैंने यहाँ पे फुल नेम कॉल किया, पर्सन वन दिया मैंने। पर्सन बोल के एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जिसके अंदर फुल नेम है। पर्सन वन बोल के ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। पर्सन टू बोल के ऑब्जेक्ट है उसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। अब यहाँ पे मैंने पर्सन वन दिया तो जॉन डियो प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पे पर्सन टू देता तो मेरी तो जो ऑब्जेक्ट तुम लोग उसको पास करोगे उसके अकॉर्डिंग वो कॉल करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज डिस्प्ले करेगा। विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड कॉल फंक्शन के साथ हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉल मेथड यूज करते हैं। तो कॉल और अप्लाई, ये कॉल और अप्लाई दोनों भी सेम ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। कॉल और अप्लाई ऑलमोस्ट सिमिलर है। अप्लाई मेथड में देखो क्या हो रहा है, मेथड रीयूजेबिलिटी। अभी जैसा कि यहाँ पे सेम डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड अप्लाई क्या है कि कॉल मेथड टेक सेपरेट आर्ग्यूमेंट, अप्लाई मेथड टेक आर्ग्यूमेंट एज एन एरे। इतना ही डिफरेंस है बस। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया, पर्सन पर्सन अभी क्या है, ये फुल नेम को क्या चाहिए, सिटी और कंट्री भी चाहिए। फुल नेम को क्या चाहिए, सिटी और कंट्री भी चाहिए। ये फुल नेम जो फंक्शन है तुम्हारा वो दो आर्ग्यूमेंट लेता है। ये फंक्शन जो है ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक सिटी लेता है और एक कंट्री लेता है। तो अगर मैं पर्सन पर्सन डॉट फुल नेम कॉल करूं और मैं अप्लाई, अगर मैं कॉल कीवर्ड यूज करता हूं, यहाँ पे कॉल कीवर्ड यूज करता हूं तो ये देखो ये कंट्री क्या हो गया, उसका नल आ गया। मतलब अप्लाई, वैसे तो मैं अगर पर्सन कॉल पर्सन वनिश लिखता हूँ तो खाली बाकी सब चीजें मेरे अनडिफाइंड चले जाते हैं क्योंकि उसके आगे का ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है वो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई फंक्शन यूज कर सकते हैं। अप्लाई फंक्शन और कॉल फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है। अप्लाई फंक्शन क्या करता है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है वो उन्हें एज अ एरे लेता है, एक एरे लेता है और वो एरे के अंदर ये सिटी बोले तो ये ओस्लो लेता है और कंट्री बोले तो नॉर्वे लेगा अभी उन्हें। मतलब जो भी वो फंक्शन को आर्ग्यूमेंट लग रहे हैं उसको तुमको एज अ एरे के अंदर पास करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे जॉन डियो ओस्लो और नॉर्वे लिख के आया है। मतलब उसका सिटी, वो पर्सन का सिटी और वो पर्सन का कंट्री भी अपन ने यहाँ पे प्रिंट करे। सो इज अप्लाइड ऑन पर्सन वन, इज अप्लाइड ऑन पर्सन वन, पर्सन वन के अंदर अपन अप्लाई कर रहे हैं इसको। तो कॉल और अप्लाई के अंदर क्या फर्क है, कॉल और अप्लाई में क्या डिफरेंस है? हाँ हाँ हाँ, डिफरेंस क्या है कि कॉल जो है वो नॉर्मली कॉल करता है और अप्लाई जो है वो एरे लेता है।
Call takes separate argument. Method, call method takes argument separately. Apply method takes argument as an apply. Apply method is very handy if you want to use an array instead of argument list. अप्लाई मेथड विथ आर्ग्यूमेंट, अभी देखो अप्लाई मेथड विथ आर्ग्यूमेंट ये ऐसा तरीके है। कॉल मेथड विथ आर्ग्यूमेंट करने का है तो तुमको कॉमा, दूसरा आर्ग्यूमेंट, तीसरा आर्ग्यूमेंट, चौथा आर्ग्यूमेंट, बस यही डिफरेंस है। दोनों के जगह तुम ले सकते हो। हाँ, अभी देखो यहाँ पर भी कॉल मेथड से मैंने पर्सन 1 दिया और ये फुल नेम को जो आर्ग्यूमेंट लग रहे मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड दिया। क्या किया? हाँ, कॉल में एरे देते नहीं, कॉल में क्या करते जो भी उसको फंक्शन को लग रहे कंट्री सिटी वगैरह वो क्या करते हैं, कॉमा सेपरेटेड देते हैं। क्या करते हैं? कॉमा सेपरेट। अगर यहाँ पे 10 और रहेंगे तो 10 कॉमा सेपरेटेड देना पड़ेगा तुमको इसको, बराबर। तो उससे अच्छा अप्लाई मेथड इज हैंडी। अप्लाई मेथड हैंडी है, ये कॉमा सेपरेटेड के जगह अपन यहाँ पे उसको एरे दे सकते हैं। एरे दे सकते हैं, एरे तुमको जनरली मिलता है बैकएंड वगैरह से डायरेक्टली, तो तुमको उसको कॉमा में सेपरेट करने की, क्योंकि ये अभी तुमको ठीक दिख रहा मैं हार्ड कोडेड कर रहा हूँ इसीलिए, लेकिन जब एक्चुअल में जब काम करते हैं तब ये हार्ड कोडेड नहीं रहता है ना, ये कहीं ना कहीं सर्वर पे से आता है या कोई वेरिएबल में रहता है। वेरिएबल एरे भी हो सकता है वो वेरिएबल, अगर वो वेरिएबल एरे है तो अच्छा है, खाली एरे का नाम लिख दिया, खत्म हो गया मेरा काम, बराबर। अगर वो एरे नहीं रहता था, अगर तो मेरे को कॉल मेथड अगर यूज करना होता था तो मुझे कॉमा सेपरेटेड यूज करना है, और अप्लाई मेथड अगर यूज कर रहा हूं मैं तो यही सेम चीज एरे के अंदर पास करना है मेरे को, यही सेम चीज एरे के अंदर पास करना है, यही सेम चीज मेरे को एरे के अंदर पास करना है। किसी को कोई क्वेश्चन? मेजर डिफरेंस तुमको अगर इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड अप्लाई, तो तुमने ये रट्टा मार देना, अ कॉल मेथड टेक्स आर्ग्यूमेंट सेपरेटली, कॉल मेथड टेक्स आर्ग्यूमेंट सेपरेटली, अप्लाई मेथड टेक्स आर्ग्यूमेंट एज अ एरे। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम काम करते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मेजरली हम लोग प्रेफरेबल टू यूज अप्लाई फंक्शन because it takes an array as a second argument जो भी उसको लग रहा है। apply method is very handy if you want to use an array instead of argument list। अगर तुम्हारे पास array है, अगर तुम्हारे पास array है तो it is very handy to use apply method rather than call method। तो दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करना है या दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ मिलाना है, तो हम लोग या तो कॉल मेथड यूज करेंगे या तो अप्लाई मेथड यूज करेंगे। अगर तुम्हारे पास सेकेंड आर्ग्यूमेंट एज अ एरे है तो अप्लाई मेथड इज एन हैंडी वे टू यूज एरे के साथ यूज करने के लिए। अगर तुम्हारे पास कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स है तो तुम लोग कॉल मेथड यूज करेंगे। बाइंड टोटली अलग है। बाइंड फंक्शन इज कॉल्ड एज फंक्शन बोरोइंग। विद बाइंड मेथड एन ऑब्जेक्ट कैन बोरो अ मेथड फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी अपन क्या कर रहे थे, वहां पे खाली हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम लोग? मतलब दो ऑब्जेक्ट के एक दूसरे को आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे। लेकिन मैंने कभी करा क्या, यहाँ पे हमने हमने जब पर्सन वगैरह किए तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये पर्सन की जगह पर्सन 1 डॉट फुल नेम मिलेगा क्या उसको? पर्सन 1 डॉट फुल नेम लिखा क्या मैंने? नहीं लिखा, बराबर। पर्सन 1 डॉट फुल नेम नहीं लिखा मैंने। तो अगर मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरे को पर्सन 1 के अंदर मेरे को फुल नेम यूज करना है, तब मैं क्या यूज करूंगा? बाइंड फंक्शन। तो बाइंड फंक्शन क्या करता? बोरो करता बोले तो उधार लेता किसी और से वो फंक्शन। तो अभी जैसा कि अगर पर्सन 1 के पास फुल नेम है क्या? पर्सन 1 के पास फुल नेम है क्या? नहीं है। लेकिन अगर मेरे को पर्सन 1 को फुल नेम देना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर्सन से पर्सन 1 को फुल नेम को बाइंड कर सकता हूँ, बोरो कर सकता हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे? बाइंड बोलेंगे। ये ऐसी चीज अगर तुमको करना है तो अगर with a bind method an object can borrow a method from an another object। पहले तो हम लोग ने कॉल कैसे करना है उसके लिए अपन ने दो ऑब्जेक्ट को यूज किया था। अभी यहाँ पे
अभी जैसे कि मेरे पास पर्सन है ये ऑब्जेक्ट, इसके अंदर फुल नेम है बराबर, और ये मेंबर के अंदर खाली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। मैं क्या कर रहा हूं, पर्सन डॉट फुल नेम डॉट बाइंड मेंबर्स बोल रहा हूं खाली। तो ये क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली मतलब वैसे तो पर्सन डॉट ही यूज करना पड़ेगा अपने को, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मेंबर को बाइंड कर दे रहा हूँ उसके साथ, मेंबर मेंबर ऑब्जेक्ट को बाइंड कर दे रहा हूँ। मतलब मैं भले ही मेरे पास मेंबर के अंदर बाइंड फुल नेम फंक्शन है नहीं, फिर भी मैं वो फुल नेम फंक्शन कॉल कर पा रहा हूँ बाइंड से। बाइंड से क्या कर रहा हूं मैं, ये फुल नेम की फंक्शनैलिटी मैं ये मेंबर को दे दे रहा हूं। पर्सन के पास खुद के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम थे बराबर। अगर मैं पर्सन डॉट फुल नेम कॉल करता था तो क्या आता था, पर्सन डॉट फुल नेम कॉल करता था तो क्या होता था, जॉन डियो प्रिंट होता था। लेकिन मेरे को जॉन डियो नहीं प्रिंट करना है, मेरे को ये मेंबर के अंदर हेगी निल्सन ही प्रिंट करना है, मेरे को हेगी निल्सन प्रिंट करना है मेरे को। तो मेरे को क्या करना है कि मेरे को ये जो पर्सन ऊपर वाला पर्सन है उसका फुल नेम बोरो करना है, फुल नेम जो मेथड है वो बोरो करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पर्सन डॉट फुल नेम डॉट बाइंड बोल रहा हूं, और मैं मेरा मेंबर का ऑब्जेक्ट उसको दे दे रहा हूं। तो अब अब जो ये फुल नेम में रिटर्न होगा वो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये फुल नेम जो है ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है मुझे अब। और ये फंक्शन को मतलब एक नया फंक्शन दे दिया, इसका नाम कुछ भी लिख सकते हो, फुल नेम मेंबर बोल सकते हो, ये फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि ये रिटर्न वैल्यू कर रहा है। तो ये जो फुल नेम मेंबर फंक्शन मिला मेरे को अभी एज अ रिटर्न, अब मैं उसको कॉल करूंगा, अब मैं उसको कॉल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हाँ हेगी नेल्सन मिलेगा मेरे को उसके उसके ऊपर कॉल करने पे। लेकिन ये डायरेक्टली मिल रहा है क्या मेरे को फुल मेंबर में, उसको वापस से कॉल करना पड़ेगा मेरे को। खाली मैं बाइंड मेथड से उसका फंक्शन बोरो कर दे रहा, फंक्शन ले रहा, फंक्शन ले रहा, और फंक्शन लेने के बाद मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा यहाँ पे, तो मुझे उसका आंसर मिल रहा, मुझे उसकी रिटर्न वैल्यू मिल रही। तो पहले मैं उसको बाइंड कर रहा, बाद में मैं उसको कॉल कर रहा। बाइंड करना बोले तो मैं एक फंक्शन को बोरो कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर से दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं फंक्शन को बोरो कर रहा हूं, ठीक है। वो ये दिस का प्रेसिडेंट का कुछ ज्यादा है नहीं, सबसे पहले प्रेसिडेंट बाइंड को है, फिर अप्लाई और कॉल को है, फिर ऑब्जेक्ट मेथड को है, फिर ग्लोबल स्कोप को है। तो ये बाइंड अप्लाई कॉल ये तीन है, अप्लाई और कॉल ये दोनों एक ही है। they both can be used to call an object method with another object method as a argument। एक मेथड कॉल करते हैं अपन, एक ऑब्जेक्ट की मेथड कॉल करते हैं विथ अनदर ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट। और बाइंड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइंड के अंदर हम लोग किसी और ऑब्जेक्ट के मेथड को बोरो कर रहे हैं किसी और ऑब्जेक्ट के लिए, और फिर बाद में एक बार बोरो करने के बाद फिर हम लोग उसको रिटर्न के अंदर अपने को उसकी वैल्यू मिल रहा है, मतलब हम लोग एक वेरिएबल में हम लोग उसकी मेथड का नाम ले रहे हैं, और फिर वो मेथड को अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं या उस मेथड को हम लोग इन्वोक कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने खाली बाइंड कर दिया फुल नेम में, लेकिन फुल नेम में बाइंड करने के बाद उसको अगर यूज करना है फुल नेम को, ये फुल नेम को यूज करना है तो उसको कॉल कर रहे हैं। ये फुल नेम मतलब जो भी रिटर्न कर रहा है इसको कोई भी नाम दे सकते हो तुम, इसने सिंप्लिसिटी के लिए सेम नाम दिया, लेकिन ये फुल नेम और ये फुल नेम अलग है। ये जो नया फुल नेम बना हुआ है एक वेरिएबल, ये फुल नेम ये बोरो करा हुआ फंक्शन है, और वो उसको कॉल करने ये बाइंड करके हम लोग ने पर्सन का फुल नेम मेंबर्स के लिए बोरो किया, और बोरो करके हम लोग ने एक वेरिएबल में उसको रिटर्न करके वेरिएबल में वो मेथड ले ली, और फिर वो मेथड को मैं अगर ऐसा कॉल कर रहा हूँ तो अब मेरे को ये मेंबर्स के वैल्यूज के थ्रू मेरे को ये हेज निल्सन मिल रहा है। तो इस तरीके से ये तीन रहते हैं। ये कॉल और अप्लाई ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, कॉल के अंदर कॉमा सेपरेटेड हर एक आर्ग्यूमेंट, हर एक एवरी आर्ग्यूमेंट इज अ सेपरेटली कॉमा सेपरेटेड है, और अप्लाई के अंदर द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज एन एरे, मतलब जो आर्ग्यूमेंट मेथड को देना है वो हम लोग एरे के थ्रू देते हैं, वो हम लोग
एरे के थ्रू देते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन ये पूरा दिस टॉपिक के अंदर, दिस बिहेव्स डिफरेंटली एट डिफरेंट सिनेरियोज, दिस बिहेव डिफरेंटली, एक ऑब्जेक्ट के अंदर अलग बिहेव करता है, एक ग्लोबल स्कोप में अलग डिस्प्ले करता है, फंक्शन के अंदर अलग रहता है, यूज ट्रिक के अंदर अगर फंक्शन यूज करेंगे तो अनडिफाइंड रहता है, एक एलिमेंट के अंदर दिस यूज करेंगे तो वो उस एलिमेंट को रेफर करता है। ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट वगैरह पर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैं बताता हूँ कि यहाँ पर अपन एक बटन लेते हैं, इसका ऑन क्लिक इवेंट लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग हैंडल बटन क्लिक बोलकर एक फंक्शन बनाते हैं और इसको कॉल करते हैं। बटन को कुछ भी नाम देते हैं, और ये हैंडल बटन क्लिक को मैं नीचे यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ये हैंडल बटन क्लिक को मैं यहाँ पर ये हैंडल बटन क्लिक को डिफाइन कर रहा हूँ और कंसोल डॉट लॉग दिस कर रहा हूँ। तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे? यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को? यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को? ये दिस कीवर्ड में क्या मिलेगा? हाँ, ये दिस कीवर्ड में क्या मिलेगा मेरे को? हाँ, विंडो अनडिफाइंड। हाँ, क्यों अनडिफाइंड? क्यों विंडो? हाँ, तो क्या हुआ? अरे बाबा, ये ऑन क्लिक इवेंट पे हमने हैंडल बटन क्लिक लिखा ना, यहाँ लिखना क्या क्या वहां लिखना क्या, एक ही तो बात है। तो वो क्या रहेगा वहां पे? हाँ, क्या मिलेगा वहां पर? हाँ, अरे विंडो नहीं मिलेंगे अरे भाई लोग। अच्छा, अनडिफाइंड मिला इसको, राइट, यूज स्ट्रिक्ट है इसलिए अनडिफाइंड मिला उसको। ठीक है ना, इसको यहाँ से कमेंट आउट करेंगे, अभी ट्राई नाउ करेंगे। विंडोज मिल रहा है इसको। नहीं मिल रहा है यहाँ पर। हाँ मतलब ठीक है, फंक्शन के अंदर तो इसको फंक्शन बनाना ही नहीं चाहिए था अपन ने, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी क्या मिल रहा है मेरे को? विंडो ऑब्जेक्ट ही मिल रहा है। तुम अगर यहीं पर दिस डॉट लिखते हो, तो मैं एक और सिनेरियो बताऊंगा तुमको, ये मेजर डिफरेंस है इसका। हाँ, दिस डॉट स्टाइल डॉट डॉट बैकग्राउंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे ट्राई नाउ करता हूँ, तो देखो उसने बैकग्राउंड कलर उसका रेड कर दिया। तो ये जो दिस की वर्ड है बटन के अंदर क्या मिल रहा है, लेकिन अगर मैंने उसको फंक्शन में ले लिया तो यहाँ पे उसको ग्लोबल ही मिल रहा है। क्या मिल रहा? ग्लोबल स्कोप ही मिल रहा है। अगर नॉर्मल फंक्शन लिखता हूं मैं तो क्या मिलता है? ग्लोबल स्कोप ही मिलता है। किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन इसमें?
हाँ मतलब यूज ट्रिक था, इसीलिए वो अनडिफाइंड मिल रहा था इसके अंदर। ठीक है, यूज ट्रिक निकाल दिया तो वो विंडो ऑब्जेक्ट लेगा ये फंक्शन के अंदर, बट स्टिल। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली ऑन क्लिक के ऊपर दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड रेड बोल रहा हूँ और वो बटन को क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे वो एलिमेंट इटसेल्फ मिल रहा है, वो एलिमेंट इटसेल्फ मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मेन है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन अभी ES6 के अंदर ये एक एरो फंक्शन आया। अभी नो लॉन्गर कोई भी ना, बिफोर एरो फंक्शन हम लोग क्या करते थे, ये ऐसा लिखते थे बराबर। देखो, फंक्शन लिखने के दो से तीन तरीके हैं, फंक्शन लिखने के दो से तीन तरीके हैं। आज हम लोग वो फंक्शन, एक ही फंक्शन का अपन ने टाइप देखे थे अपन ने। अभी तक हमने फंक्शन कैसे लिखे थे अपन ने, फंक्शन को कैसे लिखते हैं, फंक्शन, हाँ, फिर, हाँ, और उसमें रहता है ब्लॉक ऑफ कोड रहता है उसमें। ठीक है, तो अभी सबसे पहले नॉर्मल तरीका क्या है, नॉर्मल या सबसे मेन, सबसे स्टार्टिंग में जब जावास्क्रिप्ट आई, तो ये ओल्डर तरीका है जो अभी तक अपन इस्तेमाल करते हैं, कि हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन लिखते हैं, माय फंक्शन मतलब फंक्शन का नाम देते हैं एक, फिर बाद में राउंड ब्रैकेट में अपने जितने भी पैरेंथेसिस मतलब जो भी रहता है वो रहता है, और यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड रहता है। ये हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन, बराबर। बराबर, इसमें कोई डाउट किसी को। फिर दूसरा अभी हमने देखा, जब हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर, एक और तरीका है, तुम लोग क्या कर सकते हो, कांस्टेंट फंक्शन को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, क्या करते हो, हाँ, कांस्टेंट को एज अ वेरिएबल। जैसा अभी अपन ने पर्सन के अंदर देखा, पर्सन के अंदर अपन ने क्या किया था, एक फुल नेम बोल के प्रॉपर्टी लिया था, फुल नेम बोल के एक प्रॉपर्टी लिया था, उसको हम लोगों ने फंक्शन बनाया था, और उसको फंक्शन बना के उसके आर्ग्यूमेंट्स और ये, और इधर ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, तो इसको क्या बोला था हमने, ये इसके आगे जो है ये एक फंक्शन ही है, बट उसका नाम नहीं है, नाम नहीं है, बट उसका नाम ये फुल नेम है, उसको कॉल करना है तो फुल नेम से कॉल करते हैं, जैसा क्या, या फिर ये एक तरीका हो गया जो अभी अपन ने देखा, रादर देन ये ऐसा, तुम क्या कर सकते हो, पर्सन फुल नेम, ऑब्जेक्ट की जगह डायरेक्टली भी तुम लोग क्या कर सकते हो, ये ऐसा भी लिख सकते हो, ओके, तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, पर एक एक वेरिएबल के अंदर तुम फंक्शन को असाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, कांस्टेंट पर्सन फुल नेम इज इक्वल्स टू फंक्शन, और फंक्शन और राउंड ब्रैकेट, यहां नाम नहीं लिख रहा है, अब मैं नाम यहाँ पे लिखने के बजाय मैं इसका नाम यहाँ पे लिख रहा हूं। इसको कॉल कैसे करूंगा मैं, इसको डायरेक्टली ऐसे कॉल करूंगा, मतलब अब ये नाम से कॉल करूंगा मैं, बराबर। और ये फंक्शन को कॉल करने का है तो मेरे को माय फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसके अंदर आर्ग्यूमेंट है ए कॉमा बी, तो इसको कैसा इसके अंदर देना पड़ेगा, ए में मैं 3 देता हूँ, बी में 5 देता हूँ, ऐसा दे सकता हूँ, बराबर। तो ये दूसरा तरीका है। तो ये जो फंक्शन है इसको क्या बोलेंगे, हाँ मतलब काइंड ऑफ आना, लेकिन उसका नाम है ये, पर्सन नेम बोल के उसको असाइन कर रहे हो, बट एक एनोनिमस फंक्शन को नाम दे रहे हो तुम लोग, एक वेरिएबल को असाइन कर दे रहे हो, तो एक एक वेरिएबल, वन वेरिएबल इज एक्टिंग एज अ फंक्शन नेम, ठीक है, ठीक है, एक वेरिएबल इज एक्टिंग एज अ फंक्शन नेम।
एक दूसरा और सबसे लेटेस्ट तरीका है एक दूसरा और लेटेस्ट तरीका है जो है एरो फंक्शन का, जो कि एरो फंक्शन इट केम इन ES6 बोले तो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स। ES6 मतलब जावास्क्रिप्ट के इक्मास्क्रिप्ट वर्जन 6 में ये एरो फंक्शन आया। ये एरो फंक्शन में क्या हो जाता है कि मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट न्यू फंक्शन बोलता हूँ, कुछ भी नाम दो, इज इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ खाली डायरेक्टली कोई फंक्शन कीवर्ड नहीं यूज करता हूँ, इंस्टेड ऑफ मैं राउंड ब्रैकेट इक्वल टू ग्रेटर देन साइन और ऐसा और करली ब्रैकेट। अब मैं फंक्शन लिखने के बजाय मैंने क्या लिखा, एक एरो बना दिया। मैंने एक एरो बना दिया, एरो बोले तो इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन के साथ मैंने क्या बना दिया, एक एरो बना दिया। तो वो एरो को यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, अभी ये एक, इसको भी क्या बोलेंगे, एक फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे उसका ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा। तो तो तीन तरीके से मैंने फंक्शन लिखा। एक तो मैंने फंक्शन का नाम देके फंक्शन बनाया, एक मैंने वेरिएबल को एक फंक्शन बोल के दे दिया। इसको काइंड ऑफ अनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको भी नाम नहीं है। एरो फंक्शन को भी नाम है क्या? तो ये दोनों भी एनोनिमस फंक्शन है, ये दोनों भी नाम नहीं है। ये दोनों को नाम असाइनमेंट ऑपरेटर से मिल रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर बोले तो वेरिएबल के थ्रू उसको नाम मिल रहा है, बराबर, वेरिएबल के थ्रू वो कॉल हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, ये दो तो एक ही चीज है, ये दोनों भी एक ही चीज है, बराबर। what is the difference between an arrow function and a normal function? ये इंटरव्यू का कॉमन क्वेश्चन है। अभी तुमने देखा, अभी तुमने देखा यहां पर, मैं एक बटन बनाता हूं अभी यहां पर वापस से। ठीक है, ये एक बटन है, इसको मैंने ऑन क्लिक इवेंट डाला, इसको मैंने ऑन क्लिक इवेंट डाला, और ये ऑन क्लिक इवेंट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ये माय फंक्शन मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से माय फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं कमेंट करता हूँ अभी के लिए, इसको भी मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, ये मैं माय फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे लॉग किया दिस ऑन क्लिक इवेंट। तो दिस को लॉग किया मैंने यहाँ पे, दिस को लॉग किया, इसके क्लिक के ऊपर ये फंक्शन कॉल करेगा, और ये फंक्शन का काम सिर्फ कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करना है दिस की वैल्यू। क्या प्रिंट होंगी? हाँ हाँ, दिस ऑन क्लिक इवेंट, और दिस की वैल्यू क्या रहेंगी? विंडो ऑब्जेक्ट रहेगा वो, बराबर। अभी अपन ने देखा वो तो विंडो ऑब्जेक्ट था। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं वापस ये सेम बटन ले रहा हूं, अभी कॉल कॉल वाया एरो फंक्शन बोल रहा हूं मैं, कॉल वाया एरो फंक्शन, और मैं क्या कर रहा हूं, ये न्यू फंक्शन बोल के जो है मैं इसको ऑन क्लिक पे कॉल कर रहा हूँ, न्यू फंक्शन को इसके ऑन क्लिक को कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ये कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, दिस ऑन ऑन एरो क्लिक, यहाँ पे सिर्फ मैं एरो क्लिक डाल देता हूँ समझने के लिए, और देखते हैं। तो अब मेरे 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 विंडो पे दो बटन है, और मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल डॉट लॉग ओपन करता हूं। अब मैंने क्या किया, कॉल वाया नॉर्मल फंक्शन, इस पे क्लिक करा, तो जिसमें क्या आया, विंडो ऑब्जेक्ट आया, बराबर। अब मैं एरो फंक्शन पे क्लिक करता हूं,
ये विंडो ऑब्जेक्ट ही तो क्यों आ रहा है? एरो फंक्शन में भी विंडो ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है? In regular function, this keyword represents the object that is called the function, which could be a window object, a document object, a button, or whatever. With arrow function, this always represent the object that is defined in the arrow function. मतलब ये क्या करेगा, वो सेम ऑब्जेक्ट लेगा वो जो कि एरो फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, एरो फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। मतलब ये देखो, रेगुलर फंक्शन के अंदर उन्होंने दिस प्रिंट किया, क्लिक मी, ये देखो। अच्छा, अच्छा, उसको ना ये कंसोल में तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा है, तुम ना इनर एचटीएमएल में समझो इसको। तो ये जो दिस का स्कोप है ना वो चेंज होता है, दिस का जो स्कोप होता है वो चेंज होता है। अभी जैसा कि यहाँ पे, चलो ठीक है, अपन क्या करते हैं, एरो फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन तो तुमको पता है कि वो हमेशा हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट ही देने वाला है तुमको, बराबर। मैं क्या करता हूँ, ठीक है, रहने दोनों, क्या कर रहा है, मैं डॉक्यूमेंट, वो कंसोल में समझ में नहीं आ रहा है अपने को, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं क्या करता हूँ, डेमो लेता हूँ, डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू, काम करते हैं प्लस इक्वल टू रहते हैं, मतलब जो ऑलरेडी इनर एच टी एम एल में है वो वैसे ही रखेंगे और उसके साथ दिस को अटैच कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं प्लस इक्वल टू यहाँ पर भी रखता हूँ, प्लस इक्वल टू मैं एरो फंक्शन के अंदर भी रखता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा कोड। देखो, इस पे विंडो ऑब्जेक्ट आया, इस पे भी विंडो ऑब्जेक्ट आया, इस पे विंडो ही ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर मैं यूज ट्रिक डालूं तो यहाँ पे अनडिफाइंड फंक्शन के अंदर विंडो ऑब्जेक्ट, क्या गलती की है अपन ने? हाँ दरो, और एक बार रिफ्रेश करो आप, शायद से वो अच्छा मेरा कोड नहीं है क्या?
यार अभी के लिए वो दोनों केस में विंडो ऑब्जेक्ट ही उसको कॉल कर रहा है, क्योंकि अपन HTML से उसको कॉल कर रहे हैं। तो जब भी वो HTML से कॉल करता है ना, वो विंडो ऑब्जेक्ट ही लेता है। जब भी वो HTML से कॉल करता है तो वो विंडो ऑब्जेक्ट ही लेता है। तो अपने को अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक बटन क्लिक इवेंट डालना है, तो अपन ये इसने जो एग्जांपल किया उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं समझाता हूँ तुम लोगों को। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये देखो यहाँ पे उसने क्या किया, ये देखो हेलो जो है, ये हेलो जो है ये एक एरो फंक्शन है। इसको ऐसा डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ ब्लैंक असाइन करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये डायरेक्टली भी हेलो अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी उसने क्या किया, ये हेलो फंक्शन लिखा। ये हेलो फंक्शन क्या कर रहा है, अपना इनर एचटीएमएल में दिस कीवर्ड को असाइन कर रहा है। तो जब मैंने विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर लोड बोल के डाला, जब विंडो लोड होता है तो हम लोग यहाँ पे हेलो फंक्शन कॉल कर रहे हैं। हमने विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर डाला, लोड इवेंट बोले तो कोई भी इवेंट। तो जब लोडिंग का इवेंट था तो हमने विंडो डॉट लिखा, तो हेलो के अंदर क्या आया, विंडो ऑब्जेक्ट आया। मतलब दिस के अंदर एरो फंक्शन के अंदर विंडो ऑब्जेक्ट आया। लेकिन अगर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने ये बटन का आईडी लिया, उसके अंदर ऐड इवेंट लिस्नर करा, उसके अंदर मैंने क्लिक इवेंट, या तो अपन ऑन क्लिक ऊपर भी लिख सकते हैं, या फिर मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड इवेंट लिस्नर के थ्रू भी मैं एक क्लिक इवेंट लिख सकता हूँ। और वो क्लिक इवेंट के अंदर मैंने क्या करा, हेलो फंक्शन को, हेलो जो एरो फंक्शन है उसको कॉल किया। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे भी ये यार क्या हो रहा है इसके साथ। No matter who calls the function, the click on the hello function again and again, you will see this will represent the window object. विंडो ऑब्जेक्ट ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो। फिर ओनर ऑफ द फंक्शन, और रेगुलर फंक्शन में क्या होता है, अभी ये रेगुलर फंक्शन है, ये रेगुलर फंक्शन के अंदर क्या होता है, अच्छा ये रेगुलर फंक्शन के अंदर होता है। सॉरी, मैं तब से उल्टा बोल रहा था, मेरी गलती हो गई। तो जब से मैं उल्टा बोल रहा था कि अपने एग्जाम्पल का ही अभी आ जाओ। Handling of this keyword is also different in arrow function compared to the regular function. In short, with arrow function, there is no binding on this. There is no binding of this. There is no binding of this. In regular function, the this keyword represent the object that called the function. That called the function, which could be a window object, which is a document हो सकता है, बटन हो सकता है, या फिर मतलब जो भी कॉल कर रहा है रेगुलर फंक्शन को, उसके थ्रू वो रेगुलर फंक्शन में होगा। बट विथ एरो फंक्शन दिस कीवर्ड ऑलवेज रिटर्न द ऑब्जेक्ट दैट डिफाइन द एरो फंक्शन, दैट डिफाइन द एरो फंक्शन। मतलब जहां पे एरो फंक्शन डिफाइंड हुआ है उसका ही उन्हें ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। मतलब एरो फंक्शन ऑलवेज विल रिटर्न यू दिस कीवर्ड, मतलब ऑलवेज विल रिटर्न यू द विंडो ऑब्जेक्ट, जहां पे तुम लोग उसको बना रहे हो ना। both examples call the method twice, first payload and once again on the click। अभी देखो यहाँ पे with regular function this represent the object that calls the function। अभी यहाँ पे जब तुम ये ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे रेगुलर के अंदर, रेगुलर के अंदर जब मैं ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा हूँ, ऑन लोड के ऊपर जब हेलो को कॉल कर रहा हूँ रेगुलर फंक्शन को, तब उसको क्या मिल रहा,
विंडो ऑब्जेक्ट। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, दिस को क्या कंसिडर करा, विंडो ऑब्जेक्ट करा। और जब उन्होंने बटन के क्लिक के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर कॉल करा, तब अगर मैंने क्लिक के ऊपर देखा तो उन्हें क्या मिल रहा है मेरे को, HTML बटन एलिमेंट मिल रहा है मेरे को दिस के अंदर। दिस के अंदर क्या मिल रहा है मेरे को, हाँ, कब कब मिल रहा, जब मैं क्लिक कर रहा हूं तब मेरे को क्या मिल रहा, HTML बटन एलिमेंट मिल रहा। जब मैं नॉर्मली उसको लोड के ऊपर कॉल कर रहा तब मेरे को क्या मिल रहा, वो विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट और बटन ऑब्जेक्ट रेगुलर फंक्शन क्या कर रहा, चेंज कर रहा अपने आप को, मतलब दिस कीवर्ड के अकॉर्डिंग, मतलब वो कॉल कहां से हो रहा है उसके अकॉर्डिंग रेगुलर फंक्शन कॉल, कौन कॉल कर रहा रेगुलर फंक्शन को, बटन कॉल कर रहा, क्या विंडो के अंदर से डायरेक्टली कॉल हो रहा, क्या बटन ने कॉल किया, इसके अकॉर्डिंग विंडो ऑब्जेक्ट, सॉरी, दिस कीवर्ड क्या है, अपना अपना बिहेवियर या अपनी वैल्यू बदल दे रहा, अपनी वैल्यू बदल दे रहा। तो अगर अपन ने ये विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टनर करे लोड फंक्शन के अंदर, और ये हेलो रेगुलर फंक्शन जो है उसको कॉल करे, तो जब उन्हें लोड कर रहा तो उन्हें क्या कर रहा, विंडो ऑब्जेक्ट दे रहा। लेकिन मैंने सेम फंक्शन, सेम रेगुलर फंक्शन मैंने एक एलिमेंट के अंदर, मतलब बटन एलिमेंट के अंदर क्लिक के ऊपर लिखा, तो उन्हें क्या दे रहा मेरे को, वो पर्टिकुलर एलिमेंट का इवेंट इवेंट लिस्टनर दे रहा। और अगर मैं ये हेलो को निकाल के, मैंने ये फंक्शन को निकाल के, इसको मैंने एरो फंक्शन बना दिया, इसको मैंने ऑल्ग्रो फंक्शन बना दिया, और मैंने क्लिक किया, तो मेरे को इन्हें हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट दे रहा। तो बस ये डिफरेंस, क्योंकि ये कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर तुमको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एरो फंक्शन एंड रेगुलर फंक्शन ये पूछता है। तो मेन डिफरेंस क्या है एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में, कि जो दिस कीवर्ड इन द रेगुलर फंक्शन will will represent the document, the button or the window from the function where it is called। जो भी ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। बट दिस विथ एरो फंक्शन दिस कीवर्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट दैट डिफाइंड द एरो फंक्शन। मतलब उसकी डेफिनेशन कहां पर हुई थी, डेफिनेशन मतलब ये न्यू फंक्शन जो है, ये जो न्यू फंक्शन, ये जो फंक्शन बना था, तब ये फंक्शन के अंदर ये दिस कीवर्ड में विंडो ऑब्जेक्ट था, इसीलिए उन्हें विंडो ऑब्जेक्ट लिंगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट का मेजर डिफरेंस है। शायद इसको याद करो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि दिस कीवर्ड एरो फंक्शन में और रेगुलर फंक्शन में दिस कीवर्ड का डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग बिहेव करता है।
ठीक है। इस तरीके से एरो फंक्शन। और अभी मोस्ट ऑफ द टाइम ES6 में कोई भी रेगुलर फंक्शन यूज नहीं करता। अब जब भी फंक्शन लिखना, एरो फंक्शन से लिखना। तो अब एरो फंक्शन को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। एरो फंक्शन अलाउज अस टू राइट शॉर्टर फंक्शन सिंटैक्स, छोटा फंक्शन का सिंटैक्स हो जाता है। अब जब हम लोग हेलो माय फंक्शन, सॉरी फंक्शन इज रिटर्न, ऐसा 4 लाइन लिख रहे थे, 1 2 3 लाइन लिख रहे थे। एरो फंक्शन में अगर लिखना है तो फंक्शन कीवर्ड हटा देना, एरो डाल देना, और ये ऐसा लिखना। और अब इसको ही शॉर्ट हैंड फॉर्म में, तो एक एरो फंक्शन कैसे लिख रहे हैं, कांस्टेंट हेलो इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट इक्वल टू ग्रेटर देन, एरो बना देने का और करली ब्रैकेट में ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न, और यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया, मैंने क्या बनाया, एरो फंक्शन बनाया। ये क्या है, एरो फंक्शन है। तो खाली पहले क्या था, पहले ये ऐसा फंक्शन की जगह ये ऐसा नहीं था, और यहाँ पे फंक्शन लिखते थे अपन, तो ये हो गया रेगुलर फंक्शन, बराबर। क्या डिफरेंस है, रेगुलर फंक्शन हो गया ये। अब रेगुलर फंक्शन और एरो फंक्शन में ये फंक्शन कीवर्ड हटा दिया तुमने, और तुमने यहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन डाल के एरो फंक्शन बना दिया। दोनों भी एक ही है, दोनों भी फंक्शन ही बना रहे हैं अपन, राइट। एरो फंक्शन है ये। तो ये एरो फंक्शन, अभी फंक्शन कीवर्ड हटा दिया। अगर तुम्हारे पास एरो फंक्शन के अंदर एक ही लाइन है, ओनली 1 लाइन ऑफ कोड है, क्या है, ओनली 1 लाइन ऑफ कोड है, तो तुम क्या कर सकते हो, ये करली ब्रैकेट हटा सकते हो, ये रिटर्न हटा सकते हो, और ये वाला करली ब्रैकेट हटा सकते हो। तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम फंक्शन। इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। ये वाला पूरा 3 लाइन का कोड, और ये क्या है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। ये 3 लाइन के कोड का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये है। मतलब ये हेलो फंक्शन क्या कर रहा, रिटर्न कर रहा हेलो वर्ल्ड। ये हेलो फंक्शन क्या कर रहा, रिटर्न कर रहा हेलो वर्ल्ड, बराबर। समझ में आ रहा है, हेलो वर्ल्ड बोल के टेक्स्ट रिटर्न कर रहा। तो अगर तुम्हारे पास एक, अभी जैसा कि अपन ने कांस्टेंट नंबर्स का एक एरे लिया था, इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, मैं बोला था इसके अंदर अपने को इटरेट करने का है। तो अपन क्या करेंगे, नंबर्स डॉट फॉर ईच लगाएंगे या मैप लगाएंगे, समझ लो फॉर ईच लगाया। अब ये फॉर ईच के अंदर अपन क्या लिखते थे, ऐसा कॉल बैक फंक्शन लिखते थे, बराबर। कॉल बैक, कॉल बैक फंक्शन लिखते थे, कॉल बैक फंक्शन लिखते थे हम लोग। और वो कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे अपने को क्या मिलता था, क्या मिलता था, वैल्यू, इंडेक्स और एरे इटसेल्फ मिलता था, बराबर। ये 3 आर्ग्यूमेंट अपने को मिलते थे, और फिर अपन क्या करते थे, यहाँ पे अपना ब्लॉक ऑफ कोड रहता था, और हम लोग यहाँ पे अपन प्रिंट वगैरह भी कर सकते थे, लॉक कर सकते थे हमारी वैल्यू, वैल्यू कॉमा इंडेक्स कॉमा एरे, अपने लॉक करके देखा था, बराबर। नाम कुछ भी दो तुम, यहाँ पे AR आ रहा है। तो इस तरीके से मैं फॉर ईच लगाता था। मैं सेम चीज को अगर कभी कभी मैप लगाता था, मैप खाली रिटर्न करता था, ठीक है, मैप लगाता था। अगर मैप लगाता था तो मैप लगाता था, इस तरीके से मैं अलग अलग चीजें लगाता था। तो मैं ये फंक्शन लिखता था वहां पे, तो फंक्शन नहीं लिखने का, अब यहाँ पे फंक्शन की जगह अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन एक एरो फंक्शन लिखेंगे एज अ कॉल बैक। ये फंक्शन का नाम हटा दिया,
और इसको मैंने एरो फंक्शन बना दिया, ये फंक्शन का नाम हटा दिया और मैंने इसको एरो फंक्शन कर दिया। और अभी से हम लोग मैप हो गया, फिल्टर हो गया, फॉर ईच हो गया, फिल्टर हो गया, इंडेक्स ऑफ हो गया, जो भी अपन ने एरे के साथ जितने भी फंक्शंस लिखे थे, कॉल बैक फंक्शंस जितने भी लिखे थे, अब से हम लोग ये सभी कॉल बैक किसके वास्ते, पहले हम लोग ने ये कॉल बैक फंक्शन को क्या करे थे, अनोनिमस फंक्शन बनाए थे, मतलब फंक्शन लिख के फिर उसको कॉल कर देते थे, उसको सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन भी बोल रहे थे हम लोग। अब हम लोग इसको एरो फंक्शन से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अभी न्यूअर सिंटैक्स में ES6 में हम लोग अभी एरो फंक्शन यूज करते हैं। अगर अपने को, अगर मेरे को इसकी वैल्यूज रिटर्न करनी है तो ये मेरे को, ये बाकी के ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, मैं ये हटा दूंगा और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न वैल्यू करूंगा, रिटर्न वैल्यू करूंगा। तो या तो ऐसा कर सकता हूं मैं, या तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक लाइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये सेम चीज को, ये सेम चीज को, अभी एक ही लाइन है ना इसके अंदर, ये एक ही लाइन है ना इसके अंदर, तो ये सेम चीज को मैंने ना शॉर्ट हैंड करना है, मेरे को इसको शॉर्ट हैंड करना है, तो ये सेम चीज को मैं क्या कर सकता हूँ, ये करली ब्रैकेट हटा दिया, ये रिटर्न हटा दिया, ये करली ब्रैकेट हटा दिया, ये सेमीकोलन भी हटा दिया। तो अभी ये एरो फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब मेरे को, मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू ग्रेटर देन 2 भी रिटर्न कर सकता हूँ। तो ये न्यू एरे में क्या आएगा, 3,4 आएगा ये न्यू एरे में, बराबर। तो मेरा वो रिटर्न लिखो, फिर करली ब्रैकेट डालो, वो सब सिंटैक्स मेरा बच के, मेरा कोड सिर्फ और सिर्फ अभी एक लाइन में हो गया। ये एक लाइन में ये मैप स्टेटमेंट क्या करता है, ग्रेटर देन 2 के जो वैल्यू है वो न्यू एरे के अंदर असाइन कर देता है। समझ में आ रहा है? सो अभी से हम लोग तो, सब लोग ये एरो फंक्शन को लिख के निकालो, अपने अपने सिस्टम पे लिख के निकालो। सब लोग ये एरो एरो फंक्शन को लिख के निकालो। ये मैप को तीन तरीके से लिखो, मैप को तीन तरीके से लिखो। ये शॉर्ट हैंड तभी काम में आता है इफ ओनली applicable, only applicable if we have only one line statement, one line code, in one line written code, one line, one line return code, map with arrow function। और ये मैप, मैप रहने दो या कहीं पर भी कॉल बैक फंक्शन रहने दो, मैं ये और ये नॉर्मल, नॉर्मल फंक्शन थे। ठीक है।
नॉर्मल फंक्शन से हम लोग ये सब फंक्शन लिखते थे और ये एरो नहीं लिखते थे। तो इस तरीके से हमने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी देखा, हमने एरो फंक्शन, नॉर्मल एरो फंक्शन। अगर एक से दो लाइन के कोड हो गए तुम्हारे, कंसोल डॉट लॉग एक एक्स्ट्रा आ गया तुम्हारा यहाँ पे, तो तुमको ऐसी लिखना पड़ता। तो तुम लोगों को ये सिंटैक्स लिखना पड़ता। अगर दो लाइन ऑफ कोड आ गया तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर नहीं लिखना पड़ता है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर नहीं लिख सकते। दो लाइन ऑफ कोड अगर तुम्हारा आ गया है तो तुम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे अभी दो लाइन आ गए अपने, एक तो कंसोल डॉट लॉग भी आ गया या फिर एक्स्ट्रा में इफ कंडीशन वगैरह कुछ और भी आ गया। अकॉर्डिंगली अगर कोई चीज एक्स्ट्रा आ गई है तो तुम लोग, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर दो लाइन के लिए अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के लिए अप्लीकेबल है। तो कंसोल डॉट लॉग अगर तुम निकाल देते हो तो ये एक लाइन बन जाती है, एक लाइन के लिए ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर सही है। मैप विथ नॉर्मल फंक्शन, मैप विथ और एरो फंक्शन, मैप विथ शॉर्ट हैंड फंक्शन, शॉर्ट हैंड एरो फंक्शन, शॉर्ट हैंड एरो फंक्शन, सिर्फ इतना। ये ये एक फंक्शन हो गया, इतना सर का जो हाईलाइट करा मैंने, ये एक फंक्शन हो गया। तो मैप के अंदर मैंने कॉल बैक फंक्शन डाल दिया। किसी को कोई क्वेश्चन ये एरो फंक्शन के सिंटैक्स के अंदर? एरो फंक्शन हम लोग ये हेलो फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ये ही सेम हेलो फंक्शन को, क्योंकि ये एक लाइन है तो हम लोग इसको और इसको निकाल कर और इसको निकाल देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हेलो फंक्शन। ठीक है। तो ये जैसे ही राउंड ब्रैकेट आ जाता है, ये पैरेंथेसिस वैसा ब्रैकेट आ जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, मतलब वो एक फंक्शन है। अब उसके आगे अगर वो एरो लिखा हुआ है तो ये एरो फंक्शन है। उससे पहले फंक्शन लिखा हुआ है खाली और ये एरो नहीं है तो ये एक नॉर्मल अनोनिमस फंक्शन है। कर्ली ब्रैकेट जरूरी रहेगा, इसको इसको शॉर्ट हैंड की तरह नहीं लिख सकते हम लोग। ये एक नॉर्मल फंक्शन, सॉरी, एक अनोनिमस फंक्शन है या फिर नेम्ड फंक्शन, जो अपन ने पहले फंक्शन का नाम, फंक्शन कीवर्ड, फिर उसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से दो से तीन वेज है, एक फंक्शन को लिखने के जावास्क्रिप्ट के अंदर दो से तीन वेज है एक एरो फंक्शन में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरो फंक्शन एंड रेगुलर फंक्शन? अगर इंटरव्यूअर ने ये क्वेश्चन पूछा तो इसका एक ही मेन जवाब है कि रेगुलर फंक्शन के अंदर जो दिस कीवर्ड रहता है, जहां से वो कॉल हुआ है उसका, जहां अगर उसने डॉक्यूमेंट के थ्रू कॉल किया है तो डॉक्यूमेंट दिस कीवर्ड जो है तो वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अगर बटन से कॉल किया है तो एलिमेंट रिटर्न करता है। अगर विंडो से कॉल किया गया है तो जहां से कॉल किया गया है वहां का वो दिस कीवर्ड लेता है। कौन? रेगुलर फंक्शन। और एरो फंक्शन जहां पे तुमने उसको डिफाइन किया हुआ है, जहां पे तुमने उसको डिफाइन किया हुआ है वहां का स्कोप लेता है, वो वहां का स्कोप लेता है। डिफाइन करना और कॉल करना, डिफाइन करना अलग बात है। डिफाइन करना बोले तो खाली अपन उसको लिख के रख रहे, तो जहां पे तुमने उसको लिखा था वहां का उन्हें दिस कीवर्ड लेता है। और रेगुलर फंक्शन जहां से तुम लोग ने उसको कॉल किया था वहां का दिस कीवर्ड लेता है। समझ में आ रहा डिफरेंस? जहां से तुम लोग उसको कॉल करोगे रेगुलर फंक्शन को, वहां का दिस कीवर्ड लेगा। और नॉर्मल एरो फंक्शन के अंदर हम लोग जहां उसको डिफाइन करते हैं, जैसा कि मैंने ये फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया, तो यहाँ पे दिस का स्कोप, यहाँ पे दिस का स्कोप विंडो ऑब्जेक्ट है तो उन्हें विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा। और जो ये रेगुलर फंक्शन है, ये जो रेगुलर फंक्शन होते हैं, ये जहां से कॉल हो रहे हैं
वहां का दिस कीवर्ड लेंगे। अगर मैंने यहाँ से दिस कीवर्ड पास किया और मैंने यहाँ से मैंने इसको इवेंट बोला, तो ये जो दिस कीवर्ड यहाँ से आ रहा है, दिस कीवर्ड यहाँ से आ रहा है, ये जो दिस कीवर्ड यहाँ से आ रहा है, तो ये क्या मिलेगा इसको, यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को अब, हाँ दिस कीवर्ड ऊपर से आ रहा, अब दिस कीवर्ड ऊपर से आ रहा है, अब तो मेरे को दिस कीवर्ड ऊपर से आ रहा है, अब तो मेरे को क्या मिलेगा, HTML ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है, बराबर ऊपर से मैं एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं उसको, और मैंने वो माय फंक्शन के अंदर एक इवेंट बोल के वो आर्ग्यूमेंट के अंदर ले लिया, और वो इवेंट को अगर मैं क्लिक कर रहा हूं तो मेरे को उन्हें HTML, तो ये अगर ये एरो फंक्शन होता, अगर मैं इसको, ये एक एरो फंक्शन होता, तो ये एरो फंक्शन तो दिस कीवर्ड कहां से कॉल हो रहा है और कहां पे डिफाइंड है। रेगुलर फंक्शन में जहां से कॉल हो रहा है वहां पर उसका स्कोप देगा, और नॉर्मल सॉरी एरो फंक्शन जहां उसको डिफाइन किया गया है उसका उन्हें स्कोप देगा, जहां उसको डिफाइन किया गया है उसका स्कोप देगा। ये दिस और एरो कीवर्ड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में लिया है। पहले कंफ्यूजन था, मेरे को खुद कंफ्यूजन था, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन अभी कंफ्यूज नहीं होने का। जो यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है वही उसको बक बक करने का। दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट दैट कॉल द फंक्शन, कॉल कर रहा जहां से कॉल किया है, जैसा कि अगर विंडो ऑब्जेक्ट से कॉल किया तो विंडो ऑब्जेक्ट मिलेगा, डॉक्यूमेंट से कॉल किया तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, बटन से कॉल किया तो HTML बटन ऑब्जेक्ट मिलेगा, पैराग्राफ से कॉल किया तो HTML पैराग्राफ एलिमेंट मिलेगा, जहां से कॉल किया रेगुलर फंक्शन को वहां का ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन this keyword always represents the object that define the arrow function, मतलब जहां तुमने उसको डिफाइन किया हुआ है, the object that defines the arrow function, वहां का उन्हें वहां का arrow function क्या करेगा, represents always represent the object that define the arrow function। with arrow function this keyword always represents the object that define the arrow function। तो ये दो लाइन रट्टा मारने का और उसको वही दो लाइन बोलने का, ये दो लाइन रट्टा मारने का और इंटरव्यूअर को वही दो लाइन बोलने का, ताकि तुम्हारा आंसर क्लियर कट रहे। समझ में आ रहा है, वो कभी कभी एग्जाम्पल देके भी तुमको कंफ्यूज कर सकता है। किसी को कोई क्वेश्चन यहां तक, किसी को कोई क्वेश्चन यहां पर, किसी को कोई क्वेश्चन? तो आज हम लोग अब जो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, अब हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहला एडवांस जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग ने एरो फंक्शन, अभी तक अपन ने जो देखा सब रेगुलर जावास्क्रिप्ट की चीजें देखी है अपन ने। अब यहाँ से हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं। एडवांस जावास्क्रिप्ट बोले तो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट में क्या यूज हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में सब चीजें लेटेस्ट यूज होती है, पीछे वाली चीजें यूज नहीं होती है, बहुत रेयरली यूज होती है। लेकिन तुमको डिफरेंस पता होना चाहिए, तुम लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए, इसीलिए अपन ने ये इतना सब कुछ पढ़ा, और वो पूरे कॉन्सेप्ट जो है, वो पूरे कॉन्सेप्ट जो थे वो इसी के अंदर थे, जो अभी तक मैंने पढ़ाया। तो जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट अभी खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग जिस तरफ बढ़ रहे हैं उसको बोलेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स। एडवांस जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट ये अभी अगला हफ्ता चलेगा, मतलब ये वीक पूरा, मतलब ये वीक हो गया, मतलब 2 दिन ये चलेगा, और नेक्स्ट वीक एडवांस जावास्क्रिप्ट चलेगा, और इंशाल्लाह और उसके बाद वाले 3 वीक्स हमारे वो चलेंगे, रिएक्ट चालू हो जाएगा। मतलब 20 से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 20 से हम लोग रिएक्ट चालू करेंगे, रिएक्ट, और रिएक्ट पे ही तुम लोगों को जॉब लेना है, और 20 से हम लोग रिएक्ट चालू करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? तो उससे पहले जितने भी जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स वगैरह है, और खासकर अभी रिएक्ट चालू करने के लिए अगर तुमको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता,
और जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं, एडवांस कॉन्सेप्ट अगर जावास्क्रिप्ट के तुमको नहीं पता, जैसा कि एरो फंक्शन, लेट, कांस्टेंट, डीस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर, ये सब कॉन्सेप्ट अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो तुम लोगों को रिएक्ट पढ़ने में नहीं आएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा। सो अभी से यहाँ से थोड़ा सा सीरियसली बिना डुम्मे मारे करो, ठीक है? चलो फिर इसके आगे का कल करेंगे।